मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल एसके ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है हमारे चैनल पे पढ़ाना, और ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए साइंस 2 के। ठीक है, साइंस 1 का भी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है और साइंस 2 के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है लेसन जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और इसमें मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बता दिया है ऑलरेडी हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, और उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। प्रोटीन कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे, तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आइए थर्ड लेक्चर के लिए, क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है आज का। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन होता क्या है, तो जनरली आप लोग ने सुना होगा बिग बैंग के बारे में, सुना है बिग बैंग होता क्या है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ऐसा कि 13.9 बिलियंस ईयर्स पहले, ठीक है, कितने 13.9 बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक कोलिजन हुआ था 2 एटम्स के बीच में। ठीक है, 2 एटम्स थे, वो कोलाइड हुए थे और उसकी वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। और आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है E=mc²। ठीक है, जिसमें एनर्जी हमेशा इक्वल होती है किससे, मासेस से। ठीक है, एनर्जी हमेशा किससे इक्वल होती है, मास से। इसका मतलब अगर एनर्जी बनेगी तो मास भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी फॉर्म हुई थी वो किस में कन्वर्ट हुई, आगे चल के मासेस में कन्वर्ट हुई, और हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसी से बना हुआ है। ऐसे आगे ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट मानते हैं। तो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसकी एज कितनी है, उसकी एज है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले बना हुआ था। ठीक है, लेकिन ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमें मेनली बायोलॉजी पे फोकस करना है। तो हमें बिग बैंग के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो सबसे पहला जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो हमारे अर्थ पे आया था अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अर्थ का एज कितना है, 4.5 बिलियन ईयर अगो, और लाइफ कब ओरिजिनेट हुई हमारे अर्थ पे, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब 1 बिलियन साल लग गए हमारे अर्थ को स्टेबल होने के लिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई है। तो 3.5 बिलियन अगो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ क्या था, एक सबसे पहला ऑर्गेनिज्म देखा गया था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म देखा गया था प्रोटोप्लाज्म, जो कि ओशन के अंदर मिला था। अब इस प्रोटोप्लाज्म में था क्या, सबसे पहले ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास सिर्फ कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 सेल। साथ ही साथ इसका जो ये था न्यूक्लियस था। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म था जनरली ये प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक मतलब इसका जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था वो नहीं प्रेजेंट नहीं था, वेल डेवलप नहीं था। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज थे वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म जनरली यूनिसेलुलर हुआ करते हैं। ठीक है, और ये आज भी प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ पे। आज भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो एवोल्यूशन होता क्या है, एवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आना। ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आना। वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो चेंजेस होनी चाहिए नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे नेचर चेंजेस हो रहा है वैसे ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा, खुद की बॉडी के अंदर चेंज लाता रहेगा। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन कभी भी फास्ट पेस नहीं होता है, एवोल्यूशन बहुत ही स्लो ग्रेजुअल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का देखो मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंजेस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर। एक स्पीशीज में कुछ कैरेक्टर चेंज होंगे। ठीक है, एक स्पीशीज में कुछ कैरेक्टर्स चेंज होंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, वो सब नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या कि नेचर के हिसाब से जैसा जैसा नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसा जैसा नेचर चेंज हो रहा है, अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने बॉडी में वही चीजें चेंज करेगा जिसके हिसाब से वो नेचर में फिट बैठ सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चेंजेस को ही हम लोग क्या कहें, किसके अंदर आते हैं, सारे चेंजेस एवोल्यूशन के अंदर आते हैं। और अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बड़े सारे चेंजेस हो जाएंगे तो आगे चल के वो एक कंप्लीट न्यू स्पीशीज फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब इस स्पीशीज का मतलब क्या होता है, स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरली खुद के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, जो बाहर किसी से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे डॉग की एक स्पीशीज है, तो डॉग कभी भी कैट के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, डॉग का रिप्रोडक्शन हमेशा किसके साथ होगा, डॉग्स के साथ ही होगा। समझ में ये बात। ठीक है, तो आई होप आपको एवोल्यूशन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है,
एवोल्यूशन की वजह से अब जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या था, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जैसे एक वेल का स्पेलिंग गलत हो गया, वेल, ठीक है, आपने देखा होगा वेल बहुत बड़ी होती है। तो ये वेल भी, ठीक है, ये वेल भी किससे फॉर्म हुई है, इस प्रोटोप्लाज्म से ही फॉर्म हुई है, ठीक है। मतलब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते गए और नई नई स्पीशीज फॉर्म होती गई। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज देने की कोशिश की कि एवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ठीक है, बड़े सारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन मेनली जो आज हमको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। अब देखो, एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत लोगों ने दिया, ठीक है, बहुत लोगों ने क्लेम किया कि ऐसा एवोल्यूशन हुआ होगा। सबसे पहले थ्योरी आई थी स्पेशल क्रिएशन की, जिसमें कुछ लोग आके बोलते थे कि हमको भगवान ने बनाया है, ठीक है, बड़े भगवान आए थे और उन्होंने अलग अलग क्रिएचर को बना दिया, ठीक है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे कथाओं में सुना होगा कि भगवान आए थे, ठीक है, उन्होंने हमें बनाया। लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो अगर साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, तो उसका भी तो कुछ एविडेंस होना चाहिए हमारे पास, कुछ प्रूफ होना चाहिए जिसके वजह से हम लोग प्रूफ कर पाए कि असल में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होते क्या है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा फिजिकल नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो अगर हम लोग बाहर के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आएगा, ठीक है। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, वहां पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, एक डॉग की पिक्चर दी हुई है, एक फॉक्स की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप उसका नोज का स्ट्रक्चर देखोगे या फिर अगर आप उसके नोज का पोजीशन देखोगे तो वो बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, वो बहुत ही क्या है, सिमिलर है। मतलब ये एक प्रूफ देता है, ये एक एविडेंस है कि ये जो दोनों अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, ये इनका जो एंसेस्टर है वो क्या होगा, कॉमन होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, एंसेस्टर्स इनके क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्यों कॉमन होंगे, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनके ईयर्स का जो स्ट्रक्चर है, इनके माउथ का जो स्ट्रक्चर है, इनके आइज का जो स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सेम है हर अलग अलग स्पीशीज के अंदर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। ये हम लोग किस में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में। इसी को मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप प्लांट्स में भी देखोगे तो प्लांट्स का जो लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो कट्स लगे होते हैं उनका स्ट्रक्चर है, वो भी क्या है, ऑलमोस्ट हर प्लांट का क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब इनके जो एंसेस्टर्स है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल का मतलब होता है इंटरनली, ठीक है, इंटरनली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। जैसे आपकी बुक में दिया होगा, एक ह्यूमन हैंड का स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है, एक कैट के फोरलिम्ब का स्ट्रक्चर बनाया होगा, एक ऑक्स का स्ट्रक्चर बनाया होगा, एक बैट के विंग का स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो सबका फंक्शन एकदम अलग है, ठीक है। ह्यूमन हैंड का फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को कैरी करना, किसी भी चीज को उठाना, ठीक है। जो बैट होता है उसके विंग का फंक्शन क्या होता है, उड़ना, ठीक है। वेल का जो फिन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तैरना। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर पे नोटिस करो, उन सबके बोन्स के स्ट्रक्चर पे नोटिस करो तो आपको सिमिलैरिटीज देखने मिलेंगी। क्या सिमिलैरिटीज है, सब में बोन्स है, सब में क्या प्रेजेंट है, बोन्स है और जॉइंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है और जॉइंट्स प्रेजेंट है। मतलब इसके अंदर ये सिमिलैरिटीज देखने मिल रही है। सबके फंक्शन अलग है, ठीक है। सब लोग ने अपना जो बॉडी है वो मॉडिफाई कर लिया है उनके ज़रूरत के हिसाब से। जैसे बैट को उड़ना है तो उन लोगों ने अपने फिन बना लिए, पंख बना लिए हैं, ठीक है। अगर जो वेल है उसे तैरना है तो उन्होंने फिन्स डेवलप कर लिए हैं। हमें नहीं तैरना है तो हमें फिन्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसी चीज़ को मॉडिफाई कर लिया है हमारे हैंड में। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसका मतलब ये हमें एनाटॉमिकल एविडेंस हमें ये बताना चाह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन जनरली वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होते हैं, हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट तो है लेकिन इनका कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में फंक्शनलेस है तो किसी और के बॉडी में भी फंक्शनलेस हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे जिसका नाम है अपेंडिक्स, ठीक है, जिसका नाम क्या है,
अपेंडिक्स, ठीक है। अब देखो इस अपेंडिक्स का काम क्या है। जब पहले टाइम पे, जब स्टोन एज का टाइम था, स्टोन एज के टाइम पे हम लोग जनरली जो भी खाना खाते थे वो पका के नहीं खाते थे, ठीक है। जॉन हम लोग जनरली रॉ मीट खा लेते थे। तो उस रॉ मीट के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता था। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने, वो सेल्यूलोज डायरेक्टली हमारा इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता था जिसका नाम क्या है, अपेंडिक्स। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न एरा में हम लोग कोई भी चीज़ को कच्चा नहीं खाते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी कच्चा नहीं खाता। तो ये जो अपेंडिक्स है इसका यूज़ आजकल बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए इसका साइज भी क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ऑर्गन का यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ अ यूजलेस ऑर्गन, जो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो जनरली जितने वेस्टिजियस ऑर्गन होते हैं वो हम जो नेचर होता है वो हमारे बॉडी से उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जैसे हमारे बॉडी में पहले टेल हुआ करती थी, पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे ना, तो बंदर थे तो इसका मतलब हमारे पास टेल थी। बट आगे चल के हम लोग कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिए, हम लोग कॉलोनीज में रहना शुरू कर दिए, हम लोग पेड़ पे नहीं रहते थे। तो नेचर ने क्या किया, हमारे बॉडी से टेल भी क्या कर दिया, गायब कर दिया। लेकिन आज भी हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट में एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे टेल बोन कहा जाता है, ठीक है, जिसे बायोलॉजिकली कॉकेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। वो बोन आज भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और ये बोन, ठीक है, ये बोन भी किसके अंदर आती है, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आती है। जनरली जो जिसका भी एक्सीडेंट होता है, जो गिरता है ना, तो जनरली टेल बोन के ऊपर ही चोट लगती है। तो अगर साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि अगर टेल बोन हमारे बॉडी से रिमूव हो गई, ठीक है, तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। समझ में ये बात, ठीक है। विजडम टीथ, जो लोग 21-22 ईयर्स के होते हैं उस टाइम पे उनको एक टीथ आती है, ठीक है, एक दांत आता है जिसे हिंदी में अक्ल दंत कहते हैं और इंग्लिश में उसे विजडम टीथ कहते हैं। तो वो भी एक टाइप का यूजलेस ऑर्गन ही है, उसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो जितने भी यूजलेस ऑर्गन है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि वेस्टिजियल ऑर्गन कैसा एविडेंस है एवोल्यूशन के थ्रू। तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स आज हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले तो हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। पहले हम लोग रॉ मीट खाते थे। इसका मतलब जो हमें फॉसल्स मिले हैं पहले के ऑर्गेनिजम्स के, पहले के ह्यूमंस के, ठीक है, वो रियल है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी दिखा रहा है कि आज भी हमारे पास वो ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये ऑर्गन प्रेजेंट है इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ है। ये बात मानते हो, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का कंसेप्ट हमें समझ में आता है। नेक्स्ट चीज़ हमको पढ़नी है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की। अब आप लोग सुनते होंगे बहुत लोगों से डायनासोर्स के बारे में, ठीक है, सुना है ना आप लोगों ने डायनासोर्स के बारे में कि डायनासोर्स ऐसे दिखते थे। काफ़ी मूवीज़ भी बनी है इसके ऊपर कि डायनासोर का स्ट्रक्चर ऐसा था, होता था, ये लोग ये खाते थे, वो खाते थे। तो साइंटिस्टों को ये सारी चीज़ें पता कैसे चली, ठीक है, उन लोगों को पता कैसे चला कि हाँ डायनासोर्स होते थे, डायनासोर नाम का कोई क्रिएचर होता था जो कि ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करता था और ऐसे ऐसे टाइम पे रहता था, ठीक है। इस इतने साल पहले डायनासोर्स जिंदा थे। ये सारी चीज़ें पता कैसे चली? ये सारी चीज़ें पता चली है फॉसिल्स के थ्रू। देखो, जब भी अर्थ के ऊपर कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, जैसे वॉल्केनो आता है या फिर अर्थक्वेक आता है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं और उनके ऊपर एक सॉइल की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के टाइम पे जितने भी पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो लोग ये सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, वो जब उन चीज़ों को खोद के निकालते हैं तो आज भी उनके बोन के स्ट्रक्चर्स वैसे के वैसे ही प्लांट सॉइल के अंदर दबे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आती है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है? जैसे मुझे एक हड्डी का टुकड़ा मिला है, अब मुझे ये पता करना है कि ये कितने साल पुरानी है। साइंटिस्ट तो बोल देते थे कि अच्छा 4 मिलियन साल पहले डायनासोर्स रहते थे, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला? तो उन्हें ये पता चला एक मेथड के थ्रू, जिस मेथड का नाम है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बन डेटिंग मेथड। इसमें होता क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। कार्बन डेटिंग मेथड में होता क्या है? एक कार्बन होता है, एक कार्बन का एलोट्रोप होता है जिसका नाम है C14, ठीक है। कार्बन का एलोट्रोप होता है जिसका नाम है C14, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन का एलोट्रोप है। मतलब क्या है कि ये कुछ टाइम पे क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ये क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करना चालू कर देता है। इस चीज़ को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, ठीक है। आप लोग आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें। तो कार्बन 14 करेगा क्या, ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते रहेगा। तो जब भी जिस भी साइंटिस्ट को ये चीज़ें मिलेंगी, ये हड्डी मिलेगी, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसके अंदर C14 का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। C14 का क्या करते हैं, लेवल चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना C14 का लेवल पड़ा है और कितनी चीज़ें डीके
हो चुकी है। साइंटिस्टों को पता है कि अच्छा इतने पीरियड में इतनी चीज़ें डिके होती है और इसके अंदर इतना कार्बन 14 डिके हो चुका है, तो ये जो बोन है ये इतने साल पुरानी है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई बोन मिला, उसके अंदर कार्बन 14 की वैल्यू होनी चाहिए थी 100, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कार्बन की वैल्यू होनी चाहिए थी 100, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो कार्बन 14 की वैल्यू होनी चाहिए थी 100, लेकिन जब मुझे ये बोन मिली, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ 26 मिला मुझे, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू कितनी मिली मुझे? सिर्फ 26 मिली। अब साइंटिस्टों को पता है कि एक यूनिट अगर डिके हो रहा है तो एक यूनिट कितने साल के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट है 5 साल के बराबर, ठीक है। एक यूनिट को डिके होने में कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं। तो इसके अंदर कितने यूनिट डिके हुई वो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, सही बात है। और एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि अच्छा इसमें से इसके अंदर से इतने रेडियो एक्टिव डिके हुए हैं, इतने कार्बन 14 डिके हुआ है, इसका मतलब ये इतने साल पुरानी चीज़ है। समझ में आई बात? इसी मेथड को क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कनेक्टिंग लिंक के बारे में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल है डकबिल प्लैटिपस का। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है डकबिल प्लैटिपस का, ठीक है। अब आपने दो मेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना होगा। एक होते हैं मैमेलियंस, ठीक है। मैमल्स वो होते हैं जो जनरली मैमेली ग्लैंड, जिसके पास मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मैमेली ग्लैंड मतलब क्या? मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? मैमेली ग्लैंड। तो जिस भी ऑर्गन्स के पास मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो क्या देते, वो जनरली किसके अंदर आते हैं? मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम लोग रेप्टिलिया कहते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक्स होते हैं रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया जनरली क्या देते हैं? एग को ले करते हैं। जनरली वो लोग एग ले करते हैं, उनके पास मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन ये जो डकबिल प्लैटिपस है, ठीक है, ये जो डकबिल प्लैटिपस नाम का प्राणी है, इसके पास मैमेली ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ठीक है। मैमेली ग्लैंड भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये एग भी ले कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? एग भी ले कर रहा है। मतलब ये कुछ फीचर्स, ठीक है, ये कुछ फीचर्स रेप्टिलिया क्लास के भी दिखा रहा है, ठीक है। ये कुछ फीचर्स रेप्टिलिया क्लास के भी दिखा रहा है, साथ ही साथ ये कुछ फीचर्स मैमेलियंस के भी दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रेप्टिलिया और मैमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक शो कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मैमल्स हैं वो रेप्टिलिया से ही बने हुए हैं। ये एक एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। पहले ये आए थे, रेप्टिलियास आए थे, उनसे ही इवॉल्व होकर क्या बने हैं? मैमल्स बने हैं, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक शो कर रहा है इसके बीच में और इसके बीच में। इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक। और हमारा लास्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो आप सबको पता होगा, आप लोग ने लेसन्स में पढ़ा होगा कि जैसे ही एक मेल गैमेट, ठीक है, ये एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट, जैसे ही दोनों का फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे एक सेल फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। और इसी जाइगोट से आगे चल के फॉर्म होता है एम्ब्रियो। तो जनरली एम्ब्रियो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल जो आगे चल के एक बेबी को फॉर्म करेगा। एम्ब्रियो क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल। कौन से ग्रुप का सेल है? जो जाइगोट में जो सेल फॉर्म हुआ था। और जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। से जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, और इसी जाइगोट के अंदर बड़े सारे माइटोसिस हो रहे हैं, मतलब सेल डिविजन्स हो रहे हैं, और ये आगे चले क्या फॉर्म कर रहे हैं? एम्ब्रियो। तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे, काऊ के एग्जाम्पल दिए होंगे, फिश के एग्जाम्पल्स दिए होंगे, गोट के एग्जाम्पल्स दिए होंगे। अपनी बुक खोल के देखना, ठीक है। तो आप लोग को ये दिखाई देगा कि इनिशियली, ठीक है, इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनिशियली एम्ब्रियोज के स्ट्रक्चर देखना, इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। उन सबका स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल ही सेम है। मतलब ये शो करता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके बुक में दिखाए हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कॉमन एंसेस्टर्स से बिलोंग करते हैं। मतलब एक कोई कॉमन एंसेस्टर्स होगा, उसी से ही इवॉल्व होके अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज फॉर्म हुए हैं, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का। समझ में इतनी बात? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ
थेरीज के बारे में जो कि डार्विन्स ने दी थी, लेमार्किज्म ने दी थी, और आगे चल के हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से कर लो, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आपको हमारे चैनल की मिलती रहे। यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।